साहित्य आपने वो किया है सिलेबस में। सिद्ध साहित्य दूसरा क्या है? जैन साहित्य। सर आप ये वाला कब लिखवाए थे? अब आप नहीं आएंगे जो रेगुलर है वो उसको हमने लिखा दिया है सिलेबस। सर नाम साहित्य और चौथा कौन है? आप एकदम नहीं पढ़ते। बहुत सारे चौथा है रासो साहित्य। अब हम चर्चा करेंगे पहला सिद्ध साहित्य। इसके अंतर्गत लिखिए टिप्पणी पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन ऐसे इस तरह से आता है, साहित्य सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं? या निम्न पर क्वेश्चन इस तरह से आता है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। तब इन चारों का चारों साहित्य का नाम पूछ दिया जाता है और ये चारों का नाम रहता है, लेकिन चारों का वो नाम नहीं देता, केवल किसी एक में देता है। निम्न पर टिप्पणी दीजिए, निम्न में से किसी एक पर टिप्पणी कीजिए, तब चारों का नाम रहता है। या तो सिद्ध साहित्य का पूछ देंगे, जैन साहित्य का पूछ सकता है, नाम साहित्य का पूछ सकता है, रासो साहित्य का पूछ सकता है। और इसमें आपके लिए केवल दो इंपॉर्टेंट हैं, सिद्ध साहित्य और रासो साहित्य। यही दोनों आप पढ़ते रहिए। इसमें तमाम तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगर एक टिप्पणी के लिए 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो ये भी है कि 2-3 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ देता है कि सिद्ध साहित्य कवियों के नाम बताइए। हाँ, तो 3-4 कवि हैं, उनका नाम बता दीजिए और उनकी रचनाओं को पूछ देता है कि सिद्ध साहित्य के कथाकारों एवं रचनाकारों को उनके रचना का नाम बताइए। उसी तरह जैन साहित्य का पूछ देता है, नाथ साहित्य का पूछ देता है, रासो साहित्य का पूछ देता है। पहला लिखिए, अजीता लिखिए सिद्ध साहित्य। यदि उसके अंतर्गत लिखिए, यदि हम भारतीय साहित्य के इतिहास पर नजर डालते हैं तो सबसे पहले हमें सिद्ध कवियों की परंपरा बौद्ध धर्म के ही विकृत रूप को, थोड़ा तेज लिखिएगा, विकृत रूप को ही हाँ माना गया है
बौद्ध धर्म को दो भागों में विभक्त किया गया है। दो भागों में पहला है हीनयान, नाम सुने होंगे, हीनयान, और दूसरा है महायान। हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान में उसी में बढ़ा लिखे, हीनयान में इन विद्वानों ने नियमों एवं सिद्धांतों की व्याख्या की। नियमों एवं सिद्धांतों की व्याख्या की। वहीं पर महायान में व्यवहारिकता पर, महायान में व्यवहारिकता पर अधिक बल दिया। व्यवहारिकता पर अधिक बल दिया। हीनयान केवल आश्रयदाताओं एवं विरक्तों का साधन था। विरक्त जो अलग होता है, आश्रयदाताओं एवं विरक्तों पर विशेष बल देते हैं। जबकि महायान का द्वार सबके लिए है। का द्वार सबके लिए है। वहां किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। सिद्ध साहित्य कवियों की परंपरा 7वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस परंपरा के कवि लुइया, सरहपा, गोरछया
इत्यादि हैं। अब ये बात आती है, कभी काल को प्रश्न भी पूछा जाता है आपसे कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन थे? तो हिंदी काल में आपने शुरू में भी देखा कि विद्वानों का अलग अलग अपना विचार था। उसी तरह कुछ लोगों ने सरहपा को माना और कुछ लोगों ने कवि गंग को माना। गंग ये आपको दिमाग में होना चाहिए तुरंत जब भी आप देते हैं तो आप लिखेंगे कि कुछ विद्वानों का मत सरहपा को जाता है, कुछ विद्वानों का मत कवि गंग को जाता है और उनकी रचनाएं भी अलग अलग हैं। इनके एक दो चार हो गए, इसके आगे लिख लीजिए, उसी में बढ़ा के आइए। ये टिप्पणी के लिए आता है तो सीधी सी बात है, सिद्ध साहित्य में, हाँ सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। 84 बताई जाती है। सिद्धों की सबसे बड़ी विशेषता थी अपने नाम के आगे अपने नाम के आगे 5 शब्द जोड़ते थे। या शब्द मत लिखिएगा, केवल पा लिखिएगा। पा जोड़ते थे। हाँ ऐसे है, सरहपा, ओरछा, या सिद्धप्राय अशिक्षित वर्ग के लोग सिद्ध साहित्य में केवल अशिक्षित वर्ग जैसे चमार, धोबी, डोम, कहार, दर्जी, लकड़हारा और पंचकार आते थे। पंचकार आते थे। पंचकार का मतलब समझ रहे कि नहीं? लकड़हारा जो जंगलों में लकड़ी काटते थे और उसे बाजार में बेचते थे। निम्न स्तर के लोग आते थे। इनका समाज मध्यम वर्गीय नहीं था बल्कि निम्न वर्गीय। क्या था? हेलो, मध्यम वर्गीय नहीं था बल्कि निम्न कोटि का था। इसके अंतर्गत आपको हमने जिन
जातियों को बताया है वही जातियां आती हैं। लकड़हारा लकड़ी काट करके बाजार में बेच करके अपना जीवन यापन करता था। पंचकार समझ रहे हैं क्या होता है? जो कि मूर्ति को जलाते थे, शव को जलाने का काम करते थे, उन्हें पंचकार कहा जाता है। ये कभी आपने एक में इसके आगे लिखिए इन कवियों की प्रसिद्ध रचनाएं सरहपा की प्रसिद्ध रचनाएं सरहपा की दोहा कोश लुइपा की आपने दूसरा किया है। लुइपा की कवि गोदावरी है। कवि गोदावरी है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं अथवा प्रवृत्तियां। एक दो तीन करके लिखिए। सिद्ध साहित्य में गुरु को अधिक महत्व दिया गया। गुरु को अधिक महत्व दिया गया। दूसरा, सिद्ध साहित्य में साहित्य चिंतन पर विशेष बल दिया गया। साहित्य चिंतन पर विशेष बल दिया गया। तीसरा है, सिद्ध साहित्य में पाखंडों तथा रूढ़िवादियों का खंडन किया गया। सिद्ध साहित्य की जो भी है बढ़ाते जाइए। सिद्ध साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता प्रतीकों का है। प्रतीकों का है। हाँ, प्रतीकों के माध्यम से हम ये बता देते हैं प्रतीक क्या है। प्रतीकों के माध्यम से सिद्ध साहित्य में चमत्कारिता का विकास हुआ। चमत्कारिता का विकास हुआ। अब प्रतीक समझ लीजिए, प्रतीक क्या है। उस समय कुछ चमत्कार हुए, जैसे कृष्ण का जन्म। ये बताया जाता है कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, और चमत्कार हुआ कि जेल के सारे ताले खुल गए और सभी पहरेदार सो गए। बंद करो मोबाइल। और वहां से उनके पिता जो है उनको लेकर के
नदी के धारा को क्रॉस करते हुए कहाँ चले गए? वृंदावन गए थे। अब सोचिए आपका इतना ब्यूटीफुल माइंड है, गोकुल ग्राम में पहुंच गए सुरक्षित, जबकि लोग बताते थे बाढ़ अधिक था। और दूसरा चमत्कार, राम लक्ष्मण भरत इनका जन्म खीर खाने से था। तेज चमत्कार ही तो था कि साधु सन्यासी उठा करके खीर खा के दे दिए और वे बोल दिए कि इस रानी को इस खीर को खिला दीजिए, आपको संतान पैदा होगी। और उस संतान में भी पुत्री नहीं बल्कि पुत्र पैदा होगा। तो ये तो चमत्कार ही था। इसीलिए ये साहित्य की सिद्ध साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता थी। और पाखंडों का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि सर्वहारा वर्ण हावी था। समाज कई भागों में विभक्त था, पांडित्य पर ज्यादा फोकस था और शूद्रों का लोग छूना। यदि लोग बताते थे कि शूद्र आपके दरवाजे पर आ जाता था, उसे आसन नहीं दिया जाता था, उसे बैठने के लिए नीचे भूमि पर बैठाया जाता था कि न कि कोई आसन दिया जाता था। तो समाज कई भागों में विभक्त था, कहीं पांडित्य का प्रभाव था, कहीं विद्वान अलग थे और कहीं राजा महाराजा अलग थे। तो ये तो साहित्य हुआ सिद्ध साहित्य। कल आपको दिखा देते हैं रासो साहित्य, इसके बाद आपको जैन लोग नाच साहित्य लिखा देते हैं। लेकिन आप पढ़िए, आप पढ़ नहीं रहे। आपकी परीक्षा भी है, पढ़ेंगे नहीं एग्जाम में। और हिंदी साहित्य का इतिहास ये थोड़े में नहीं है, ये तो हम आपको शॉर्ट बता के चल रहे हैं। और आप हिंदी साहित्य का नोट्स बना दीजिए, ये पीजी तक चलेगा, क्योंकि नियम और सिद्धांत बदलते नहीं है। हिंदी है क्या? और कौन कौन सब्जेक्ट है जो नए हैं उनसे? आप क्लास करिए, यूट्यूब चैनल पे चल रहा है आपका, देखते हैं कि नहीं? नहीं देखते हैं। आपकी सारी कक्षाएं यूट्यूब चैनल पे हैं, ताकि आप घर बैठे भी लेक्चर सुन सकते हैं। हमने दोनों व्यवस्था करा दी है, यूट्यूब चैनल पे भी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। आपकी परीक्षा भी होनी है अक्टूबर में, कायदे से एक परीक्षा तो हो जानी चाहिए सितंबर में ही। लेकिन अब चूंकि अभी पहला सत्र है, इसलिए हमने अपने मन से डाल दिया। विश्वविद्यालय समय दे रखा है कि आप अपने विद्यालय अपने विवेकानुसार परीक्षा करा सकते। अभी कोर्स भी पूरे नहीं है, क्योंकि परीक्षा में 12.5 नंबर का पूछा जाएगा और पूरे सिलेबस का आपका 1/4 पढ़ाया गया है अथवा नहीं। और कॉलेजेस क्या करते हैं, फर्जी बना करके भेज देते हैं आपका अटेंडेंस भी, और ये 1/4 पढ़ा दिया गया। लेकिन हमने कहा है कि परीक्षा तब होगी जब 1/4 का सिलेबस आप पूरा कर देंगे। इसीलिए हमने रखा है अभी डेट, और 4-5 दिन पहले आपको परीक्षा की डेट भी निर्धारित करके व्हाट्सएप पे ग्रुप में चला जाए। ग्रुप बनाया, जुड़े भी नहीं। डॉक्यूमेंट पूरा है सबका, वहाँ पे दिया नीचे नहीं, पूरा नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका हो रहा है।
ये रजिस्ट्रेशन आपका जो ही दिन चलेगा और तारीख से रजिस्ट्रेशन की डेट 15 को खत्म हो जानी है, लेकिन आज क्या तारीख है? 19 तारीख है। कब बैठ जाएगा कोई कहा नहीं कर सकता। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। तो हम देखते हैं दूसरा क्लास कौन सा है? हिस्ट्री है। अगर हिस्ट्री के सर वहाँ से टेक्निक में है, नहीं तो फिर दूसरा क्लास जो भी होगा इसके बाद का तीसरा क्लास हम कराते हैं। आप क्लास करने आइए। कहाँ से आते हैं? पोखराज बहुत दूर तो नहीं है, यहाँ से 10-11 किलोमीटर है। यार 10-11 किलोमीटर बहुत दूर है। तो उसको चेंज करिए। 8 दिन इंसान थोड़ी सो के उठता है, नौजवान थोड़ी सो के उठता है कि नौजवान सो के उठता है। ये सब निकाल दीजिए क्लास में। एक बार बता दें, आपका पहला क्लास है। ठीक है।